हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इंग्लिश फ्लिक्स यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त दीपक जायसवाल। इंग्लिश क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट का जो आपका चैप्टर 2 है, उसके अंदर एक पोएम है अ टाइगर इन द जू। उसका हम हिंदी एक्सप्लेनेशन आज के इस वीडियो में देखेंगे। आपको अच्छे से मैं सारी पोएटिक डिवाइस भी इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, तो आप वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा और आनंद उठाइए इस पोएम का। अ टाइगर इन द जू लेस्ली नोरिस के द्वारा लिखी गई एक पोएम है। तो पोएट ने इस कविता के माध्यम से ये बताया है कि जो टाइगर होता है वो जू में किस तरह की एक्टिविटी करता है, यानी कि पिंजरे के अंदर चिड़ियाघर में, और यदि वह खुला रहता है जंगल में तो उसकी एक्टिविटी किस तरह से रहती है। तो बिफोर यू रीड में हम पढ़ रहे हैं पहले, जिससे हमें समझ में आया कि यहाँ पर क्या इस पोएम में डिस्क्राइब किया गया है। दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। इस पोएम में जो चिड़ियाघर का टाइगर है उसके साथ में जो टाइगर जंगल में निवास करता है, नेचुरल हैबिटेट यानी जो प्राकृतिक रूप से आवास करता है, हैबिटेट मतलब आवास होता है, उन दोनों के विपरीत को यहाँ पर दर्शाया गया है। उन दोनों के कंट्रास्ट को यहाँ पर शो किया गया है इस पोएम के माध्यम से। यानी कि दोनों की एक्टिविटी अलग अलग होती है। जो चिड़ियाघर में रहता है वह टाइगर और जो प्राकृतिक आवास में रहता है वह टाइगर, उन दोनों की एक्टिविटी बिल्कुल विपरीत होती है, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू जंगल। और यह जो पोएम है यह चिड़ियाघर से जंगल की ओर मूव करती है, मतलब कभी हम चिड़ियाघर से जंगल की ओर जाएंगे और फिर बैक अगेन टू द जू, और वापस जू में आ जाएंगे। यानी हम इस तरीके से इस पोएम में मूव करते रहेंगे। रीड द पोएम साइलेंटली वंस। इस पोएम को साइलेंटली यानी कि शांत रूप से पढ़िए एक बार। एंड से विच स्टंजाज स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू। और बताइए कि कौन सा स्टंजा यानी पंक्ति के रूप में ये पोएम है। पोएम आपको पता है पंक्ति के रूप में होती है, तो पढ़कर बताइए कि कौन सा स्टंजा आपको बता रहा है कि ये टाइगर के बारे में बात हो रही है जो कि चिड़ियाघर में है। एंड विच वंस स्पीक्स अबाउट द टाइगर इन द जंगल। और कौन सा स्टंजा इस पोएम में से यह बता रहा है कि ये जंगल के टाइगर की बात हो रही है। यानी कि आपको स्टंजा पढ़ना है और उससे पता लगाना है कि ये आपका जू वाला टाइगर है या फिर जंगल वाला टाइगर है, तो आप बड़े ही आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ पर दो स्टंजा हम स्टार्ट करते हैं। ही स्टार्क्स in his vivid stripes, the few steps of his cage, on pads of velvet white, in his quiet rag. He stalks in his vivid stripes. स्टार्क्स का मतलब होता है लुका छिपी करके शिकार करना। तो टाइगर जो है वो लुका छिपी करके शिकार करते हैं, आप सभी जानते हैं। इन हिज विविड, विविड का मतलब होता है चमकीला या फिर तेज़ रंग का। आपने विविड कलर देखे हैं, विविड कलर का मतलब यह है कि जो भी कलर आप देख रहे हैं अपनी नज़रों से, उन हर रंग को आप थोड़ा तेज़ कर दीजिए, तो उसको बोलते हैं चमकीला, धमकीला या फिर तेज़ रंग का। तो विविड स्ट्राइप्स, तो ये आपको टाइगर दिख रहा है, इसकी जो काली काली पट्टियाँ, ये स्ट्राइप्स जो है, ये पट्टियाँ, ये कैसी है, तेज़ है, चमकीली है। तो वह क्या कर रहा है, वह डगमगा रहा है। कहाँ डगमगा रहा है? द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केग। केग का मतलब होता है पशु पक्षी का पिंजरा। तो उसने अपने पिंजरे के कुछ कदम लिए हैं, मतलब अपने पिंजरे में कुछ ही कदम ले सकता है। आप सभी जानते हैं कि उसमें कुछ रोड होती है आयरन की जिससे पिंजरा बना होता है, तो उसमें वो ज़्यादा कदम नहीं ले सकता। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वह अपनी चमकीली पट्टियों के साथ में डगमगाता है। यहाँ पर लुका छिपी वाला अर्थ नहीं आएगा, डगमगाने वाला अर्थ आएगा, क्योंकि उसमें वो क्या छुपेगा इतने से पिंजरे में, तो कुछ ही कदम उसके पिंजरे में लेता है। ऑन पेड्स ऑफ वॉल्वेट वाइट। और उसके जो पेड्स हैं यानी जो पंजे हैं, ये वाले जो पंजे हैं ये बहुत ही गद्देदार हैं। गद्देदार है मतलब मखमल जैसे हैं। तो यहाँ पर तुलना की गई है वेलवेट से, जो कि कैसे हैं, बहुत ही वेलवेट जैसे हैं, मखमल जैसे और शांत है। अब आपको पता है वेलवेट जैसी चीज़ है, मखमल है, तो जब वो चलेगा तो उसकी आवाज़ भी नहीं होगी, बिल्कुल शांत है। इन हिज क्वाइट रेग। अब पिंजरे में उसको रखा गया है, तो आप सभी जानते हैं यदि यही टाइगर जंगल में होता खुले में, तब वो दहाड़ता, रोरिंग करता है ना, अपने अनुसार थोड़ा बहुत घूमता फिरता या जो भी उसको अच्छा लगता वो सारे क्रियाकलाप वो करता। लेकिन यहाँ पर वो क्या कर रहा है, अपने गुस्से को शांत करके चुपचाप उस रोड वाले पिंजरे में यानी उस केक में बैठा हुआ है। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि वह गुस्सा तो है उसमें, लेकिन वो अपने गुस्से को दिखा नहीं सकता, इसलिए उसका गुस्सा कैसा है, क्वाइट रेग यानी शांत वाला उसका गुस्सा है। तो आप कह सकते हैं कि एक टाइगर है जो कि उसकी चमकीली पट्टियों के साथ में डगमगा रहा है और कुछ ही कदम उसके पिंजरे में वो घूम रहा है उसके मखमल वाले जो पंजे हैं उनसे। ये जो पंजे हैं ये मखमल से कल्पना की गई है, वेलवेट से कल्पना की गई है। अगला स्टेंजा देखते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शेडोज। लर्किंग का मतलब होता है छिपा होना या फिर गुप्त होना। स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास। स्लाइडिंग मतलब रपटना या फिर फिसलना। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। प्लम्प मतलब मोटे हिरण। अब
यहाँ पर बात की गई है उस टाइगर के बारे में, पहले वाले में आपको पढ़ के समझ में आ गया कि ये वाला जो टाइगर है ये जू में है, आया समझ में। अब इस टाइगर को कैसे होना चाहिए था, इस टाइगर को छाँव में छुपा होना चाहिए था, कहाँ पर, जंगल में, स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रासेस, और जो लंबी लंबी घासें होती है ज़मीन के ऊपर उसके ऊपर इसको रपड़ना चाहिए था। जानवर अक्सर आपने देखा होगा उल्टे सुल्टे होते रहते हैं, अपने आप को घींचते रहते हैं, तो इस तरीके से इसको स्लाइडिंग यानी कि रपड़ना चाहिए था लंबी ग्रास पर, नियर द वाटर होल, तो जहाँ पर मोटे हिरन पानी पीने आते हैं पानी की जगह पर, वहाँ पर इसको होना चाहिए था। तो ये इसकी स्थिति होनी चाहिए रियल में, लेकिन अभी ये कहाँ पर है, पिंजरे में है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, स्नार्लिंग का मतलब होता है घुर्राना। टाइगर क्या करता है, घुर्राता है, खर्राटे लेता है, दहाड़ मारता है, फिर गर्जना करता है, उसको बोलते हैं स्नार्लिंग। उसको अभी घरों के आसपास क्या करना चाहिए था, स्नार्लिंग करना चाहिए था, मतलब घुर्राना चाहिए था या फिर दहाड़ मारनी चाहिए थी। एट द जंगल सेज, जंगल सेज मतलब जो जंगल के किनारे पर लोग घर बनाकर रहते हैं, वहाँ पर उन घरों के आसपास इसको दहाड़ मारना चाहिए था। बारिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लाज, क्लाज मतलब वही पंजे, और जो पंजे नाखून वाले पंजे उसकी बात हो रही है यहाँ पर, और फैंग्स मतलब ये जो नुकीले सफ़ेद कलर के दांत है इनकी बात हो रही है। और उसको किस तरीके से दहाड़ मार के डराना चाहिए था सबको, अपने पंजे दिखाकर और सफ़ेद दांत दिखाकर, जो जंगल की एजेस पर घर बने हुए हैं उनके आसपास घूमकर स्नार्लिंग करके यानी दहाड़ मार के उनको डराना चाहिए था। टेरराइजिंग द विलेज, और अपनी दहशत गांव में बनाकर रखनी चाहिए थी, मतलब अभी ऐसी स्थिति उसकी होनी चाहिए थी कि जो जंगल के एज पर घर बने हुए हैं वहाँ पर वो जाता और वहाँ पर अपनी उस गांव में दहशत बनाता, अपने सफ़ेद दांत और पंजे दिखाकर, नुकीले पंजे दिखाकर। बारिंग मतलब वही दिखाकर। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, देखिए फिर ये यहाँ पर हम जंगल से कहाँ पर आ गए, जू में आ गए, परंतु अब वो कहाँ पर लॉक्ड है, वो कॉन्क्रीट सेल के अंदर लॉक्ड है। कॉन्क्रीट सेल यानी कि स्टोन, सीमेंट, वाटर और सैंड इन सब से मिलकर एक मटेरियल बना होता है, जिससे आपने देखा होगा रोड का निर्माण होता है, उस कॉन्क्रीट की सेल में ये लॉक्ड है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो ताकत है, स्ट्रेंथ है, वो इन सलाखों के पीछे है। अब वो उनको बाहर तो ला नहीं सकता, इसलिए उसमें शांत क्रोध से उसमें बैठा हुआ है। स्टाल्किंग द लेंथ ऑफ हिज केग, और वह छोटे से पिंजरे की जो लंबाई है उसमें डगमगा रहा है, टहल रहा है इधर उधर। इग्नोरिंग विजिटर्स, और वह जो भी विजिटर्स आ रहे हैं उसको देखने, उनको इग्नोर कर रहा है, उनको कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो उसकी खुद की लाइफ ठीक से नहीं जी पा रहा, तो उनको विजिटर्स से क्या मतलब है, वो उसमें अच्छे से अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहा है, वह दुखी है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है, क्योंकि वो सारी अपनी एक्टिविटी जंगल में दिखाता खुले में रहकर, वो उस पिंजरे में नहीं दिखा सकता। वो आगे बढ़ते हैं। ही हीयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स, वह क्या सुनता है, अंतिम आवाज़ सुनता है रात्रि में, द पेट्रोलिंग कार्स यानी जो कार पेट्रोलिंग करने आती है सिक्योरिटी पर्पज़ से। रात में कोई भी, देखो पेट्रोलिंग कार, पेट्रोलिंग का मतलब होता है चलती फिरती चीज़ें, तो जो कार आती है वो पेट्रोलिंग करने आती है सिक्योरिटी पर्पज़ से, रात में सुरक्षा की निगरानी से देखते हुए रात भर वो पेट्रोलिंग करती रहती है। वैसे ही व्यक्ति भी पेट्रोलिंग करते रहते हैं, आप किसी भी चीज़ को, पुलिस की गाड़ियाँ पेट्रोलिंग करती रहती है, तो जो भी रात में निगरानी करने के लिए बाहर निकलते हैं, दिन में भी निगरानी करने के लिए बाहर निकलते हैं, उसको हम पेट्रोलिंग बोलते हैं। तो उसको रात्रि में जो अंतिम आवाज़ सुनाई देती है वो पेट्रोलिंग कार्स की सुनाई देती है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज़, और वह क्या करता है, वह उसकी चमकीली आंखों से घूरता है, किसको घूरता है, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, जो चमकते हैं सितारे आसमान में, उनको वो उसकी चमकीली आंखों से घूरता है। तो ये उसकी अब लाइफ हो गई है, और ये एंड किया है हमारे पोएट ने इस कवि। तो यहाँ पर कवि ने दोनों विपरीत स्थितियों को, जो जू में है और जंगल में, उसको अच्छे से वर्णित किया है इस पोएम में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी पोएटिक डिवाइस को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर राइम स्कीम, मेटाफोर, एलिट्रेशन, रेजोनेंस, कॉन्सोनेंस, एंजाम्बमेंट, इमेजरी और ऑक्सीमोरन यहाँ हम देखने को मिलेगा। सबसे पहले राइम स्कीम देखेंगे तो यहाँ पर स्ट्राइक, केग, क्वाइट और रेग। तो केग और रेग अपने आप में एक जैसे राइम स्कीम दे रहे हैं, मतलब एक जैसे तुक दे रहे हैं, इसलिए इनको हमने बी भी नाम दिया है, ए बी सी डी ऐसे नाम हम देते हैं। तो जो सेम तुक खाते हैं एक लाइन में, उनको हम डिवाइड करके इस तरह से राइम स्कीम बनाते हैं। तो ए बी और सी, ये तीनों आवाज़ अलग है, लेकिन जो बी से जो साउंड निकल रहा है वो बिल्कुल फोर्थ लाइन से मैच कर रहा है। तो ए बी सी बी ये इसकी राइम स्कीम है। सेम यहाँ पर शेडो है, और ग्रास, होल और पास, तो ग्रास और पास ये यहाँ पर राइम स्कीम है, तो इनको हमने बी भी नाम दिया है। तो यहाँ पर ये राइम स्कीम है। आप यदि मेरे से पोएम पढ़ते आ रहे हैं तो आपको पता होगी राइम स्कीम क्या होती है, मैंने अच्छे से पिछले वाले वीडियो में डिस्क्राइब किया है। अब बात आ जाती है मेटाफोर क्या होते हैं। मेटाफोर क्या होता है, यहाँ देखिए, पेड्स ऑफ वेलवेट, यानी कि उसके पंजों की तुलना किससे की गई, मखमल से की गई है।
तो जब एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु की क्वालिटी से की जाए तो उसको मेटाफोर बोलते हैं। अ वर्ड आर फ्रेज दैट इज़ यूज्ड in an imaginative way to show that somebody something has the same qualities as another thing has pairs of velvet। यहाँ पर एक उदाहरण यही हमने ले लिया है कि जैसे कि मखमल के पंजे, तो यहाँ पर तुलना की गई है मखमल से उसके पंजों की। तो इस तरीके से यदि किसी वाक्य या फिर वाक्यांश को इस तरीके से कल्पना करके दर्शाया गया हो कि एक की क्वालिटी दूसरे की क्वालिटी से दर्शाई गई हो या फिर काल्पनिक रूप से बताई गई हो, तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, मेटाफोर बोलते हैं। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन का मतलब होता है यदि आपके कॉन्सोनेंट लेटर जो है वो किसी भी लाइन में रिपीट होते हैं पास पास में या फिर थोड़ी दूर में, तो वहाँ पर आपका एलिट्रेशन होता है। जैसे कि स्टार्क्स, स्ट्राइप्स, यहाँ पर ए से स्टार्टिंग में है और स्टार्टिंग में आपका कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो यहाँ पर एलिट्रेशन है। और हम आगे देखते हैं, आप भी यहाँ पर ढूंढने की कोशिश कीजिए। शूट, शेडो, यहाँ पर भी आपका एलिट्रेशन है। और यहाँ पर प्लम्प एंड पास, पी और पी यहाँ पर भी आपका क्या है, एलिट्रेशन है। अब आता है आपका एजोनेंस। एजोनेंस क्या होता है? यदि आपका स्वर वाला साउंड यानी कि वोवेल वाला साउंड बार बार रिपीट होता है, किसी पंक्ति में पढ़ने पर ऐसा लगता है कि ए ई आई ओ यू में से बार बार एक जैसा साउंड रिपीट हो रहा है, तो वहाँ पर एजोनेंस होता है। जैसे कि इन हिज विविड स्ट्राइप्स, यहाँ पर बार बार आई साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, और आई क्या है, आपका वोवेल है, स्वर है, इसलिए यहाँ पर एजोनेंस है इस पंक्ति में। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस यानी कि सेम वही बात हो गई, यदि आपके व्यंजन वाले लेटर्स यानी कॉन्सोनेंट वाले लेटर रिपीट होते हैं बार बार या फिर उनका साउंड बार बार रिपीट होता है किसी लाइन में, तो वहाँ पर आपका कॉन्सोनेंस होता है। स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, अब यहाँ पर एस पीछे है और यहाँ पर भी पीछे है, फिर आगे है, फिर आगे, तो इस तरीके से टोटल ओवरऑल हम देखते हैं कि बार बार कॉन्सोनेंट साउंड किस में रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है। एलिट्रेशन में और कॉन्सोनेंस में अंतर ये होता है कि दोनों में व्यंजन वाले लेटर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कॉन्सोनेंस में सिर्फ साउंड पर फोकस करते हैं। हम स्टार्टिंग में जो कॉन्सोनेंट दिए हैं उस पर ध्यान नहीं देते और पीछे वाले पर ध्यान देते हैं, हम ओवरऑल साउंड पर ध्यान देते हैं। और एलिट्रेशन में हम जो लेटर्स होते हैं कॉन्सोनेंट उनको स्टार्टिंग में उपयोग होना चाहिए। अब यहाँ पर पीछे उपयोग हुए तो ये हमारे किस में आ जाएंगे, और ये साउंड जब हम उच्चारण करें तो ये आपके आ जाएंगे कॉन्सोनेंट्स में। नेक्स्ट है आपका इंजेबमेंट। इंजेबमेंट का मतलब होता है यदि आपका स्टेंजा में एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति पर हम यदि आते हैं और कोई भी पंक्चुएशन मार्क ना हो, जैसे कोमा या फिर फुल स्टॉप, तो वहाँ पर इंजेबमेंट होता है। जैसे कि स्ट्राइप्स के बाद हम इस लाइन पर तुरंत आ जाते हैं, स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स आप इसके, फिर हम थोड़ा रुकते हैं और फिर बोलते हैं, तो ये रुकने वाले यहाँ पर इंजेबमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ से यहाँ आने पर इंजेबमेंट है। वैसे ग्रास, होल और पास, यहाँ पर देखिए कोई आपका कोमा नहीं है और ना ही फुल स्टॉप है, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आने पर भी इंजेबमेंट है। अगला आपका इमेजरी। इमेजरी का मतलब होता है कि यदि आप किसी भी स्टैंजा को पढ़ते हैं, लैंग्वेज दैट प्रोड्यूस पिक्चर इन माइंड ऑफ द पीपल रीडिंग आर लिसनिंग अनदर थिंग्स। जैसे कि आपने इस स्टैंजा को पढ़ा और इसको पढ़ते वक्त आपके दिमाग में सारा चित्रण हो गया कि किस तरीके से वो जो टाइगर है वो उस पिंजरे में कैद है और उसको कैसा लग रहा हो, ये आपने अपने दिमाग में एक सचित्र वर्णन कर लिया। तो यदि आप इस तरीके से पढ़ते वक्त सचित्र वर्णन कर लेते हैं तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इमेजरी पोएटिक डिवाइस का उपयोग किया हुआ है। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या होता है कि यदि किसी स्टैंजा में दो विपरीत वर्ड्स को एक साथ ले लिया गया, जैसे कि क्वाइट मतलब शांत और रेस का मतलब होता है क्रोध, तो यहाँ पर इन दोनों विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को एक साथ ले लिया गया, तो यहाँ पर ऑक्सीमोरन हो गया। तो ये इतने सारे पोएटिक डिवाइस इन दोनों स्टैंजा में हमें देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। राइम स्कीम आपका वही ABCB सेम है, यहाँ पर एज, विलेज और यहाँ पर ये बार्स, विजिटर्स, तो ये यहाँ पर आपका ABCB और ABCB राइम स्कीम है, यानी ये तुक दे रहे हैं एज, विलेज, बाकी A और C जो है ये आपस में तुक नहीं खा रहे हैं, इसलिए हमने इनको A और C नाम दिया है। अब हम बात आए एलिट्रेशन पर। एलिट्रेशन यानी वही शुड बी स्नार्लिंग, तो यहाँ पर एस और एस का उपयोग किया हुआ है, यानी कि स्टार्टिंग में आपका कॉन्सोनेंट लेटर उपयोग किया हुआ है, तो यहाँ पर आपका एलिट्रेशन हो गया। इसके बाद में यहाँ पर इट की जगह पर ही का उपयोग किया गया है, पूरी जितनी भी पंक्तियाँ इसमें दी हुई है इस यहाँ पर, तो ये यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं पर्सोनिफिकेशन, यानी कि यदि आप किसी भी जानवर की जगह पर इट के बजाय ही का, सी का उपयोग करते हैं, तो इस तरह से आप पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस का उपयोग करते हैं। आगे आते हैं हम एजोनेंस पर। यहाँ देखिए आप शुड अराउंड हाउस, यहाँ पर ओ जो है यानी जो वोवेल साउंड है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ओ की यहाँ पर अधिकता है साउंड को उच्चारित करने में, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एजोनेंस। थर्ड लाइन पर आइए, बारिंग हिज वाइट हिज क्लाउज, यहाँ पर आई जो है, आई आपका जो वोवेल है उसका बार बार उच्चारण हो रहा है, तो यहाँ पर भी एजोनेंस है। अब हम आ जाते हैं कॉन्सोनेंस पर। तो यहाँ पर आप देखिए फैंक्स हिज क्लास, तो यहाँ पर
आपका जो एस का उच्चारण हो रहा है, श का उच्चारण हो रहा है, वो आपका कॉन्सोनेंट साउंड का उच्चारण हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आपका कॉन्सोनेंस आ जाएगा। इंजेबमेंट की यदि हम बात करें तो हाउस से इस वाली पंक्ति पर आने में, यानी स्टार्टिंग वाली पंक्ति से वाली पंक्ति पर आने पर हमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ पर इंजेबमेंट है और नीचे यहाँ पर इंजेबमेंट नहीं है। इमेजरी दोनों में है, पढ़कर हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ हम इनकी कल्पना कर सकते हैं, हमारे दिमाग में इनका सचित्र वर्णन हो रहा है, सचित्र चित्रण हो रहा है, देखने पर हम उसको इमेजिन कर सकते हैं यहीं पर इनको पढ़ने के बाद में। तो यहाँ पर इमेजरी भी है। यहाँ पर हम देखेंगे बट ही लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, यहाँ पर ई और ई जो है वो बार बार सेल, कॉन्क्रीट, ही इज, तो यहाँ पर ई जो है आपका वोवेल साउंड का बार बार उच्चारण हो रहा है, तो यहाँ पर आपका एजोनेंस होगा। बिहाइंड बार्स बी और बी बार बार रिपीट हुए स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर आपका एलिट्रेशन होगा क्योंकि ये आपके कॉन्सोनेंट लेटर को स्टार्टिंग में उपयोग किया गया है। लास्ट वाली पंक्ति में देखिए इग्नोरिंग विजिटर्स, यहाँ पर आई दिया हुआ है और विजिटर्स में भी 2 जगह आई का उपयोग किया हुआ है। ये जो आपका आई है ये आपका वोवेल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, एजोनेंस हो जाएगा। जहाँ पर आपका कॉन्सोनेंट साउंड एक पंक्ति में ज़्यादा बार दिखाई दे वहाँ पर आपका कॉन्सोनेंट, और जहाँ पर आपका वोवेल साउंड एक पंक्ति में बार बार रिपीट होता है और आपको वोवेल ए ई आई ओ यू उसमें बार बार दिखाई दे एक जैसे ही, तो वहाँ पर आपका एजोनेंस होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इस पंक्ति में भी वही आपकी राइम स्कीम है। स्टार्टिंग में आप देखिए ही एज जो है कॉन्सोनेंट लेटर का उपयोग किया गया, तो यहाँ पर एलिट्रेशन होगा। एजोनेंस 3rd नंबर की पंक्ति पर आपको दिखाई देगा विथ हिज ब्रिलियंट, यहाँ पर आई जो वोवेल है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ये साउंड रिपीट हो रहा है आई का बार बार, तो यहाँ पर एजोनेंस है। इंजेबमेंट की यदि बात करें तो आई से स्टार्स पर आने में, यानी इस पंक्ति ब्रिलियंट आई एट द ब्रिलियंट स्टार्स, यहाँ से यहाँ तक आने में हमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं हो रही, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो यहाँ पर आपको इंजेबमेंट देखने को मिलता है। और अंतिम बचता है आपका इमेजरी, यानी इसको पढ़ने पर हमें लग रहा है कि पेट्रोलिंग किस तरीके से हो रही होगी, उसकी आंखें कैसी चमक रही होगी, रात में जो टाइगर की आई चमकती है और तारे कैसे चमकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे पढ़ने के बाद में यहाँ पर क्लियर हो रही है कि क्या स्थिति हो रही होगी, तो यहाँ पर इमेजरी भी लागू हो रहा है। सो दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करके जरूर जाएगा, साथ में इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और एक इंस्टाग्राम आईडी शो हो रही है, यदि आपको कोई सवाल है तो आप मुझे इस पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको ऐसे ही ग्रामेटिकल लेसन्स के वीडियो पूरी तरीके से आपकी इंग्लिश की तैयारी चलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।